नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह। आपने मुझे पहले भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के तौर पे पढ़ाते हुए देखा है। मैं आज आपके सामने उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग पुनः उस संवाद की स्थिति को स्थापित करेंगे जो इसके पहले हम लोग परंपरागत तौर पर विश्वविद्यालय की कक्षाओं में करते थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विषय के पार्ट थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर के बारे में। बहुत दिनों से विद्यार्थियों का ये प्रश्न था कि पढ़ाई कैसे होगी, किस माध्यम से होगी, कौन कौन सी प्रमुख पाठ्य पुस्तक हैं जो कि सिलेबस के लिए उपयोगी हैं। तो उन विद्यार्थियों की इस जिज्ञासा की वजह से मैंने सोचा कि किस प्रकार उनकी जिज्ञासा को एक बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और इसी वजह से हम लोगों के एक प्रयास के साथ आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ इस ऑनलाइन माध्यम से। और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग उस पारंपरिक कक्षाओं की भांति ही आपके सामने इस ऑनलाइन माध्यम से आपकी संपूर्ण जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि इसके पूर्व में करते आए हैं। और मैं ये अपेक्षा भी रखूँगा, जैसे कि मैं अपने सभी परंपरागत क्लासेस में बात करता था सिलेबस डिस्कशन के संदर्भ में, और उसी समय बात होती थी कि कक्षाएं कभी भी वन वे प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए, हमेशा टू वे प्रोसेस होना चाहिए। तो कक्षाओं में तो टू वे प्रोसेस हो जाता था। आपकी जिज्ञासा हुई, आपने मुझसे प्रश्न पूछा और मैंने आपके प्रश्नों का निवारण स्वतः कर दिया, तुरंत कर दिया। लेकिन अब ये एक दिक्कत है कि तुरंत आपके प्रश्नों का निवारण कैसे हो। तो ये तो थोड़ा सा तकनीक का झोल है, तुरंत तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि होगा जरूर। कैसे होगा? वो होगा ऐसे कि जब ये वीडियो आप देखेंगे, देखते समय जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में आती है, आप तुरंत कमेंट्स के माध्यम से मुझसे उन जिज्ञासाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी उन जिज्ञासाओं को शांत करूं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप वीडियो को देखें, समझें और ये जानें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी। और आप देख रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे तभी होगी जब आप कमेंट्स करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है? तो ये तो बात रही एक सामान्य, जो कि हमेशा हम लोग कक्षाओं के प्रारंभ में करते हैं, क्योंकि ये एक पहली कक्षा है क्लास BA पार्ट 3 के लिए। तो इन कक्षाओं की शुरुआत में जो हम लोग एक फॉर्मल बातें करते थे वो मैंने कर ली। अब हम लोग देखेंगे कि BA पार्ट 3 के पेपर सेकेंड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें उपयोगी हैं इस सिलेबस के लिए, और किस प्रकार हम लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इसकी जानकारी भी आपको साथ साथ में मैं देता रहूँगा जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे सिलेबस को पढ़ा जाए, समझा जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि BA पार्ट थर्ड के पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो अभी तक आप लोगों ने BA पार्ट 1, BA पार्ट 2 में देखा कि प्राचीन इतिहास विषय में 2 प्रश्न पत्र हुआ करते हैं, लेकिन BA पार्ट थर्ड में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, और तीनों प्रश्न पत्रों के 75-75-75 अंक होते हैं, जो मिला के 225 होते हैं। और फिर मैं दोहराऊंगा कि BA पार्ट थर्ड एक ऐसा वर्ष है विद्यार्थियों के लिए जिसमें आप अधिक से अधिक अंक
प्राप्त कर सकते हैं। और ये अंक इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि आपके परसेंटेज ही आपकी उच्च शिक्षा का निर्धारण करेंगे। जितना बेहतर परसेंटेज आप बीए में पाएंगे उतना बेहतर उच्च शिक्षा आप ग्रहण कर पाएंगे। तो अंक कैसे पाएंगे? अंक तब पाएंगे जब आप पूरी रणनीति के साथ एक बेहतर तैयारी करेंगे और उन बेहतर तैयारियों का आप इस्तेमाल अपने परीक्षा में कर पाएंगे, तभी आप एक बेहतर अंक को प्राप्त कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप देखेंगे, ना सिर्फ प्राचीन भारत का ये जो प्राचीन इतिहास का सिलेबस है, ना सिर्फ आपके बीए के सिलेबस के लिए बल्कि आपके सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत उपयोगी है। आप सिविल सर्विसेज में भी इस सिलेबस के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है, आधारशिला है जिसके माध्यम से आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। और इतिहास हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है सिविल सर्विसेज के लिए। तो इसीलिए पूरी तन्मयता से आप पढ़ाई की तरफ फिर से आ जाइए। माना कि अभी भी हम उस पेंडेमिक के दौर में हैं, लेकिन पेंडेमिक हमारी बुद्धि को, हमारी कार्य करने की क्षमता को कम नहीं कर सकता। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम पुनः उस पढ़ाई लिखाई के दौर में वापस आते हैं और बात करते हैं अपने उस पाठ्यक्रम के बारे में जो कि हमें इस सत्र में पढ़ना है। तो इस पेपर का जो नाम है, सेकंड पेपर का, मैं दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको सिलेबस समझाने का प्रयास करूंगा और दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूंगा ताकि दोनों भाषाओं के विद्यार्थियों के लिए सुविधा हो। तो इस पेपर का नाम है कंसेप्ट एंड करेंट्स इन हिस्ट्री, अर्थात अवधारणाएं और समसामयिकी इतिहास में। इतिहास में अवधारणाएं और समसामयिकी। अब एक और प्रश्न इस प्रश्न पत्र को पढ़ते समय दिमाग में आता है, वो ये कि ये प्रश्न पत्र क्यों उपयोगी है। अक्सर प्राचीन इतिहास विषय के विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट एंड करंट इन हिस्ट्री आपको क्यों पढ़ाया जाता है, आप तो प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी हैं। करंट इन हिस्ट्री तो मॉडर्न का पार्ट है या विश्व इतिहास के लोग उसे पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतर उत्तर हो सकता है कि यह विषय हमें समझ पैदा करता है कि किस प्रकार से इतिहास का निर्माण हुआ है, दृष्टिकोण कैसे डेवलप हुए और उन दृष्टिकोणों के माध्यम से इतिहासकारों ने इतिहास को लिखने का कैसा प्रारंभ किया। विश्व में कौन कौन सी घटनाएं थी जो ना सिर्फ विश्व को बल्कि ना सिर्फ उस देश को बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रही थी। उस संपूर्ण जानकारी को इस पेपर के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये पेपर बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है। पहले की जो 3 यूनिट हैं, उसमें हमें इतिहास में अवधारणाओं को पढ़ने को मिलेगा कि ऐतिहासिक अवधारणाएं क्या है, इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, इतिहास की विशेषता क्या है, इतिहास का चरित्र क्या है, इतिहास का महत्व क्या है, वस्तुनिष्ठता, विषयनिष्ठता क्या है। वहीं विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न इतिहास दार्शनिकों के विचारों को समझने का हमें मौका मिलेगा इस पूरे सिलेबस में। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है इस सिलेबस में कि कौन कौन से दृष्टिकोण है जिनसे प्रेरित होकर के इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है। तो ये 3 यूनिट अवधारणाओं पर आधारित है, जबकि नीचे की 2 यूनिट, चौथी और 5वीं, ये दोनों ही यूनिट करेंट्स इन हिस्ट्री, इतिहास में समसामयिकी को दर्शाती हैं कि आधुनिक इतिहास में कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम थे जो कि दृष्टिकोणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और विश्व की ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जो ना कि उस देश को बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रही थी। उसकी संपूर्ण जानकारी हमें नीचे की 2 यूनिट्स में प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में कि हमें क्या पढ़ना है। जब हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमें दिखाई पड़ेगा, वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास की
प्रकृति और विशेषताएं, इतिहास की प्रकृति क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। हम किसे कहेंगे कि ये इतिहास है? क्या सभी घटनाएं इतिहास हैं? हमारे और आपके बीच का क्या जो संवाद है ये इतिहास है? क्या सभी घटनाओं को इतिहास में शामिल किया जा सकता है? ये सारे प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आपको इस पाठ्यक्रम में मिल जाएंगे और मैं बताऊंगा आपको कि हमारे आपके बीच का जो संवाद है वो किस तरीके से इतिहास हो सकता है। तो उस इतिहास को जानने की संपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होगी। तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको देखना है कि हिस्ट्री, व्हाट इज नेचर ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद आपको बात करनी है ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। इतिहास में वस्तुनिष्ठता और विषयनिष्ठता, what is objectivity and what is subjectivity in history. This is a main topic of this unit, because this time all the subjects claims that our subject is more objective than other. हमारा विषय दूसरे विषयों से अधिक वस्तुनिष्ठ है। ये दौर, वर्तमान का जो दौर है वो वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना चाह रहा है, मतलब अधिक से अधिक सटीक जानकारी, अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ। जबकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तुनिष्ठता और विषयनिष्ठता की बहुत बड़ी भूमिका है। यह वस्तुनिष्ठ भी है और विषयनिष्ठ भी है। कुछ स्थानों पे वस्तुनिष्ठ दिखाई पड़ेगा और कुछ स्थानों पे विषयनिष्ठ। तो उसकी संपूर्ण जानकारी हमें आने वाले क्लासेस से प्राप्त होंगी। इसके बाद एक और टॉपिक है इसमें जो कि हमें पढ़ना है, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज साइंस और आर्ट, अर्थात इतिहास विज्ञान है या कला। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी का एक कथन है कि इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। हिस्ट्री इज साइंस, नॉट लेस नॉट मोर। इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। इसका क्या तात्पर्य हुआ? उनका यह मानना था कि इतिहास पूरी तरीके से विज्ञान है, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करता है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें क्रम का बहुत बड़ा महत्व है, सीक्वेंस का। और अगर आप साइंस में देखें तो साइंस के विषय भी क्रम को फॉलो करते हैं। सीक्वेंस इज मोर इंपॉर्टेंट इन साइंस। और वहीं कुछ विद्वानों का यह कहना है, इतिहासकारों का यह कहना है कि इतिहास कला है। अगर इसमें रोचकता और कलात्मकता की अभिव्यक्ति ना हो तो यह विषय एक तरीके से वैसा ही हो जाएगा जैसे कि विज्ञान विषय वर्ग के विषय। इसको कोई लेना नहीं चाहेगा, उसको कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, उसी तरीके से इसमें भी जटिलता आ जाएगी। तो इन दोनों ही संबंधों में जो संवाद हो रहा होता है कि विज्ञान है या कला, उसकी जानकारी हमें इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होगी। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी यूनिट में, दूसरी इकाई में, कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अप्रोचेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोणों और उपागमों की स्थिति। इतिहास में जो उसके दृष्टिकोण है, कौन कौन से दृष्टिकोण है जिससे प्रेरित होकर इतिहासकारों ने इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, भारत में जो इतिहास लिखने की, खासकर आधुनिक इतिहास लिखने की जो प्रवृत्ति आई है या इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ है, वो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में हुआ है। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ और उसके गठन के पश्चात भारत में इतिहास और विभिन्न लिखने पढ़ने की स्थिति प्रारंभ होती है, विभिन्न विषयों के लिखने पढ़ने की स्थिति प्रारंभ होती है। उसी के बाद जेम्स प्रिंसप, जिन्होंने अलेक्जेंडर
जिन्होंने सेंड्रोकोटस सिंधुगुप्त को खोजा सिक्कों में, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव रखी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग डेवलप हुआ 1861 में, जो कि आज भी वर्तमान में एग्जिस्ट करता है। और सर विलियम जोन्स के इन प्रयासों के बाद ही भारत में इतिहास को खोज करके निकालने का कार्य प्रारंभ हुआ और इतिहास को भारतीय जनमानस तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हुई, वो ये है कि ये वो दौर था जहाँ पर अब दृष्टिकोण डेवलप होने लगी। अगर मैं कुछ इतिहास को लिख रहा हूँ तो मेरा एक सर्टेन दृष्टिकोण होगा, एक अप्रोच होगा इतिहास को लिखने का, और वो अप्रोच उस दौर से प्रारंभ हो जाते हैं जब इतिहास को लिखा जाना प्रारंभ कर दिया जाता है, और वो दौर होता है ब्रिटिश उपनिवेशिक काल। तो जो सबसे पहला दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ने लगता है वो है ओरिएंटल हिस्ट्री राइटिंग, अर्थात प्राच्यवादी इतिहास लेखन। अब ये प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग अपने लेक्चर्स के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और कौन कौन से प्रमुख प्राच्यवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को उस दृष्टिकोण के माध्यम से लिखने का प्रयास किया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वहीं पर ओरिएंटल हिस्ट्री राइटिंग, जिसको कि हम प्राच्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं। इसी के बाद इसी में कॉलोनिज्म अर्थात कॉलोनी, औपनिवेशिक इतिहास लेखन। वहीं इसके बाद भारतीयों के अंदर भी इतिहास लिखने की कला डेवलप होती है। वैसे तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है और प्राचीन काल में भी हम इतिहास की बोध को रखते रहे हैं और बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखा भी है, लेकिन वो दृष्टिकोण नहीं रहा है। उस दृष्टिकोण का डेवलपमेंट जो है हमें 18वीं 19वीं शताब्दी में दिखाई पड़ता है, जब आधुनिक भारत में इतिहास लेखन प्रारंभ होता है और भारतीयों के द्वारा जब अपने देश को हित में रखते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए इतिहास लिखने की व्यवस्था, इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया जाता है, उसको हम हिस्ट्री राइटिंग ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं। इतिहास राष्ट्रवादी विचारधारा से लिखना, इस राष्ट्रवादी इतिहास लेखन इसी को कहा जाता है। और इस इतिहास लेखन में क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हैं, कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया, जनमानस के अंदर राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया, जो आगे चल के भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होगी। इसके बाद हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच की, मार्क्सवादी इतिहास लेखन की। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के संदर्भ में अभी मैं संक्षेप में बता दूं कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर है। कार्ल मार्क्स जो कि एक प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार रहे हैं, उनके विचारों के साथ मार्क्सवादी इतिहास लेखन प्रारंभ होता है। और यह मार्क्सवादी इतिहास लेखन वैज्ञानिक समाजवाद, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, अतिरिक्त मूल के सिद्धांत, इतिहास में वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है और उस विचारधारा से इतिहास लिखने के लिए नवीन इतिहासकारों को प्रेरित करता है। और डी कौशाम्बी ऐसे भारतीय इतिहासकार थे जिन्हें प्रथम मार्क्सवादी भारतीय इतिहासकार के तौर पे माना जाता है और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें आज भी बहुत प्रासंगिक दिखाई पड़ती हैं। और इस इतिहास लेखन की संपूर्ण जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। इसके बाद तीसरी यूनिट में हमें बात करनी है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू हीगल। इतिहास दर्शन हीगल के विचारों के आधार पे, और ना सिर्फ हीगल के बल्कि हीगल, राके, कार्ल मार्क्स, स्पेंगलर और टॉयनबी के विचारों के आधार पे। ये सभी इतिहास दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण और विचारों के माध्यम से इतिहास दर्शन को प्रकट करने का कार्य किया है। और सभी के कुछ न कुछ प्रमुख सिद्धांत रहे हैं जिन सिद्धांतों को लोगों ने फॉलो किया है और फॉलो करने के बाद उस सिद्धांत को बोरो भी किया है और बाद में उसको अपने इतिहास लेखन में प्रयोग किया है। जैसे कि हीगल हैं, हीगल ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उसके बाद आप देखेंगे राके आ गए।
राके ने सिस्टमैटिक सीक्वेंसिंग को ध्यान में रखते हुए क्रमानुसार इतिहास को लिखने पर जोर दिया, जर्नल्स शोध ग्रंथों को लिखने पर जोर दिया। वहीं कार्ल मार्क्स के द्वारा विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। अभी हम लोगों ने बात की कि उन्होंने इतिहास के विभिन्न भागों को बांटा, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बताया, वैज्ञानिक समाजवाद को बताया, और भी प्रमुख कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। उसकी संपूर्ण जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इनकी जीवनियों को भी देखेंगे कि इनका जीवन कैसा था, किस तरीके के इनके जीवन के घटनाक्रम थे, कौन कौन से चीज़ें उनके सराउंडिंग्स हो रही थी जिनका प्रभाव इनके विचार एवं दृष्टिकोणों में दिखाई पड़ता है। उसकी संपूर्ण जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेंगलर की। स्पेंगलर भी एक बहुत महत्वपूर्ण, और ऑसवाल्ड स्पेंगलर एक बहुत महत्वपूर्ण जो विचारक रहे हैं, जिन्होंने संस्कृतियों के इतिहास को समझने का प्रयास किया है, विभिन्न संस्कृतियों को बताने का प्रयास किया है। उनके सिद्धांत भी बहुत प्रासंगिक रहे हैं और लंबे समय तक बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते रहे हैं, इनको इतिहास लेखन में मानते रहे हैं, इनके विचारों को मानते रहे हैं और इनसे प्रेरित होकर इतिहास लिखने का कार्य करते रहे। इसके बाद टॉयनबी, जो कि सभ्यताओं के उदय और विनाश के संदर्भ में बात करते हैं, चुनौती और सामना जैसे चैलेंज एंड रिस्पॉन्स जैसी थ्योरियों को प्रतिपादित करते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, इतिहास दार्शनिक, जिनको विचारों को पढ़ना एक इतिहासकार या इतिहास को समझने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले लेक्चर्स में इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसके बाद जैसा कि मैं बता रहा था कि शुरुआत की 3 यूनिट्स अवधारणाओं से संबंधित है और नीचे की चौथी और 5वीं यूनिट करंट्स इन हिस्ट्री से संबंधित है, समसामयिकी से संबंधित है। तो नीचे की 2 यूनिट में हमें बात करनी है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, किस तरीके से राष्ट्रवाद डेवलप होता है, राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद के डेवलप होने के पीछे के कारण क्या क्या है, कौन कौन से कैसे राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट होता है, और इस डेवलपमेंट को हमें समझना है जर्मनी, इटली और भारत के संदर्भ में। हमें देखना है कि जर्मनी में कैसे राष्ट्रवाद का उदय होता है, और इटली में कैसे राष्ट्रवाद का उदय होता है, और भारत में कैसे राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो संक्षेप में मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि जर्मनी और इटली में, जैसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शक्तियां कार्य कर रही थी, वहीं जर्मनी और इटली में ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग साम्राज्य की जो सरकारें हैं, जो लोग हैं, वो कार्य कर रहे थे, और जर्मनी और इटली भी अधीन था ऑस्ट्रिया के, भारत की तरह। परंतु जर्मनी और इटली में एकीकरण की प्रक्रिया होती है, और ये लोग, यहाँ के लोग अपने राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए लड़ते हैं। उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना का डेवलपमेंट होता है, और वह राष्ट्रवादी भावना आगे चल के दोनों देशों को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करती है, और दोनों ही देशों की राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रवादी जो घटनाक्रम है वो लगभग साथ साथ चलता रहता है, समसामयिकी है, और दोनों ही देश 1871 में एकीकृत हो जाते हैं और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र में शामिल हो जाते हैं। वहीं भारत में 1947 में ये भारत को ये आज़ादी प्राप्त होती है, और भारत में भी राष्ट्रवादी भावनाएं किस प्रकार जागृत होती हैं, इसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त करनी है। इसके बाद आखिरी यूनिट के तौर पे हमें बात करना है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के संदर्भ में बात करना है कि किस तरीके से कोई देश दूसरे देश पर अधिकार स्थापित करके वहाँ के संसाधनों का प्रयोग करने लगता है। एक साम्राज्यवाद एक ऐसा टर्म है जहाँ पे एक देश दूसरे देश पर अधिकार स्थापित कर लेता है और वहाँ के संसाधनों का प्रयोग करने लगता है, जबकि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे दूसरा देश दूसरे देश पर अधिकार तो कर लेता है, साथ साथ उसे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से प्रभावित करने लगता है। और इन दोनों टर्म्स को हम अपने उन लेक्चरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि साम्राज्यवाद क्या है और उपनिवेश क्या है, और इन्हीं प्रवृत्तियों ने विश्व को विभिन्न संकटों में घेर दिया था, और उन्हीं दोनों प्रवृत्तियों के कारण एक विश्व युद्ध
घटित होता है, एक या दो विश्व युद्ध घटित होते हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन हमारे सिलेबस में द्वितीय विश्व युद्ध रखा गया है। और वो इसलिए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो विचारधाराओं में बंट जाता है और ये विचारधारा इतिहास लेखन और संपूर्ण विश्व को चलाने में बहुत कारगर होती है। तो ये हमें इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ना है कि इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम क्या है, कैसे होते हैं और कौन कौन सी विचारधाराओं में बढ़ जाता है। बेसिकली पूंजीवाद और साम्यवाद में पूरा विश्व बढ़ जाता है। उसके बाद इसी टॉपिक के अंतर्गत इसी यूनिट के अंतिम चरण में हमें रूसी क्रांति और चाइनीज़ क्रांति के संदर्भ में बात करनी है, जहां रूसी क्रांति 1917 में जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में घटित होती है, वहीं चाइना में 1911 और 1945 में दो समय में क्रांतियां होती हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस में 1911 की क्रांति है और उस क्रांति को हमें समझना है कि वो किस प्रकार हुई, क्या क्या घटनाक्रम थे, किस तरीके की स्थिति हुई। वैसे क्रांतियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति का विश्व में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे वर्ड दिए और उसके बाद पूरे संपूर्ण विश्व का परिवेश बदल गया, लोगों के विचार बदल गए, सोच बदल गई और उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में। तो आज हम लोगों ने बीए पार्ट 3 के सेकेंड पेपर के सिलेबस के संदर्भ में आप सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस पेपर को समझने के लिए आप ई श्रीधरन की इतिहास दर्शन, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के दोनों विद्यार्थी ई श्रीधरन की इतिहास दर्शन को ले सकते हैं। ये एक बेहतर पुस्तक है इस विषय वस्तु को समझने के लिए। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि 2 भागों में सिलेबस बटा हुआ है। एक पहला भाग जिसमें इतिहास की अवधारणाएं हैं, जो कि आपको ई श्रीधरन की बुक में मिल जाएगी। साथ साथ आप झारखंडे चौबे की इतिहास दर्शन को भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जीसी पांडे की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा परमानंद सिंह की भी इतिहास दर्शन एक बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। और नीचे की जो 2 यूनिट हैं, जो एक अलग भाग है, उसके लिए आप चाहें तो दीनानाथ वर्मा के विश्व का इतिहास या अखिल मूर्ति के विश्व का इतिहास नामक पुस्तक ले सकते हैं। तो इन पुस्तकों के माध्यम से आप इस सिलेबस को भली भांति अपने पढ़ाई में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको पुनः दोहराने का प्रयास करूंगा कि मैं आपके सम्मुख यहाँ पर उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आपसे अपेक्षा रखूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जिज्ञासा कमेंट्स के माध्यम से मुझे दें, ताकि मैं आपके उन जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि उस संवाद की स्थिति को बनाए रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने साथ के लोगों को भी जोड़ें, ताकि हम एक बेहतर संवाद की स्थिति को बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद। अगले लेक्चर्स में अगले वीडियो में मैं अपने लेक्चर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप उन सभी वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।